हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मराठा कालीन शासन व्यवस्था। आप सभी, मैं उम्मीद करूंगा कल तक का लेक्चर देख लिए होंगे, जिसमें हम राजाओं के मराठा कालीन राजाओं के वंशावली के बारे में देखे थे और देखे थे कि किस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन राजाओं के क्रम में पहले बिंबाजी भोसले ने शासन किया। बिंबाजी भोसले का शासन चला। उसके बाद कुछ दिन तक यह जो क्षेत्र है चिमड़ा जी के अधीन रखा गया था। फिर यह व्यंको जी के अधीन आया, जिन्होंने सूबा शासन पद्धति लागू किया। और अंत में आया अप्पा जी। अंत में कौन आए? अप्पा जी। क्लियर है? तो ये सब चर्चा तो हमारा पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब प्रश्न बनता है कि मराठा काल में जो शासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था का कहने का मतलब यह है, आज भी अगर छत्तीसगढ़ में शासन चलाने का अपना एक तरीका है। जैसे कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है तो उसको अलग अलग संभागों में बांटा गया है। संभाग के अंतर्गत जिले बनाए गए हैं, जिले के अंतर्गत तहसील है, और इस प्रकार तहसील में बहुत सारे पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो या उसके अंतर्गत पटवारी का पद हो, रेवेन्यू का पद हो। उसी प्रकार मराठा काल में भी कुछ इस प्रकार का पद सृजित किया गया था। तो पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा मराठा काल में शासन व्यवस्था कैसा था। आज अगर तहसीली व्यवस्था है तो तत्कालिक समय में कैसा व्यवस्था था। तत्कालिक समय में दोस्त, अगर मैं व्यवस्था की बात करूंगा तो बहुत बड़ा एक शब्द प्रयोग किया गया था, प्रशासनिक परिवर्तन किया गया था बिंबाजी भोसले के द्वारा। उन्होंने परगना पद्धति का सूत्रधार किया था। पिछले लेक्चर में हम देखे ही हैं कि बिंबाजी भोसले ने परगना पद्धति बनाया इन्होंने लागू नहीं किया था। कैसे लागू नहीं किया था आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा। तो अगर मैं मान लूं, अगर हम परगने को समझने जाएंगे, मैं मान लूं कि ये इतना बड़ा ये जो क्षेत्र है, जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये जो बॉक्स है ये मराठा साम्राज्य है। अगर मैं मान लूं कि ये जो बॉक्स है वो मराठा साम्राज्य है। मराठा साम्राज्य क्या करते थे? मराठा साम्राज्य के समय जो पूरा जो उनका जो क्षेत्र होता था, बिंबाजी के अधीन आने वाले जो पूरे क्षेत्र थे, वो दो तरीके से बांटे गए थे। दो तरीके से पहले बांटे गए थे, बाद में और कम किए गए थे। कैसे किए गए थे? ये क्या किया गया था, एक पूरे क्षेत्र को, एक क्षेत्र को कहा जाता था खालसा क्षेत्र। आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा खालसा क्षेत्र क्या होता है। खालसा क्षेत्र कहा जाता था, एक बहुत बड़े क्षेत्र को खालसा क्षेत्र कहा जाता था, और एक क्षेत्र को कहा जाता था जमींदारी क्षेत्र। एक क्षेत्र को कहा जाता था जमींदारी क्षेत्र। ये देखो, कुछ पोर्शन को कहते थे जमींदारी क्षेत्र कहते थे। क्लियर है दोस्त? अब ये खालसा क्षेत्र क्या होता था, इन दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये खालसा क्षेत्र और ये जमींदारी क्षेत्र क्या होता था। ये खालसा क्षेत्र वो क्षेत्र होता था जहां पे राजा का प्रत्यक्ष शासन होता था। राजा का प्रत्यक्ष शासन होता था, इसका मतलब यह होता है कि यहां पे राजा स्वयं शासन करता था। किसी को ठेके पर या किसी को 1 साल या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को दिया नहीं जाता था। राजा स्वयं शासन करता था, पूरा शासन व्यवस्था देखता था। चाहे वो रक्षा का मामला हो, चाहे वो राजस्व का मामला हो, चाहे वो कृषि का मामला, कोई भी ऐसे, चाहे व्यापार से संबंधित मुद्दे हो, वहां पे राजा का प्रत्यक्ष शासन चलता था। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा लिखते चलना। खालसा वह क्षेत्र होता था जहां पे राजा का प्रत्यक्ष शासन होता था। अच्छा, राजा अपनी सहूलियत के लिए क्या करता था, कुछ क्षेत्र को जमींदारों को दे दिया करते थे। कुछ क्षेत्र को जमींदारों को दे दिया करते थे। कैसे जमींदारों को दे दिया करते थे, इसके बारे में भी बताऊंगा कि जमींदारी क्षेत्र किन्होंने प्रारंभ किया। जमींदारी क्षेत्र बोलने का मतलब, मान लो जाए मैं एक एग्जांपल लिया, यहां पे एक जमींदारी क्षेत्र है जिसका नाम है राजनांदगांव व खुज्जी नामक 2 जमींदारी हुई। अगर आपसे कभी पूछा गया कि इस क्षेत्र में सबसे पहले कौन सी जमींदारी क्षेत्र हुए, तो याद रखना राजनांद एवं खुज्जी नामक 2 जमींदारी क्षेत्र हुए। अच्छे, जमींदारी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मान लो जाए एक राजनांदगांव में एक जमींदार है। उस जमींदार को क्या कर दिया गया कि उनके आसपास के लगभग 15 से 20 गांव, कोई एक फिक्स नहीं है। किसी जमींदारी क्षेत्र के अंदर 40 गांव भी आते थे, किसी जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत 12 गांव भी आते थे। मान लो जाए मैं 20 गांव आया, राजनांदगांव जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 गांव आए। तो राजा क्या करता था, ये जो 20 गांव हैं, ये 20 गांव का एक जमींदारी क्षेत्र बना।
ये 20 गांव का एक जमींदारी क्षेत्र बन गया। अब यहां पे क्या कर दिए, यहां पे एक जमींदार होता था, ये जमींदार होता था, ये जमींदार को राजा क्या करता था, ये पूरे 20 गांव का राजस्व एक साथ ले लेता था, एक साथ तय कर देता था। साल का शुरुआत हुआ, मान लो जाए तत्कालिक समय में जून में शुरुआत होता था, कर का निर्धारण जून में होता था, तो उस समय जमींदार को बता दिया गया, भैया जमींदार जी आपके पास इतने क्षेत्र गांव आपके अधीन है, आप क्या करें, हमको इतना पैसा दे दीजिए। एग्जाम्पल बता दूं, तत्कालिक 20 लाख बोलना गलत होगा, तत्कालिक समय में बोल दिए कि आप इतने 20 गांव का हमको 50,000 एक साल का, कितने साल का, प्रति वर्ष एक साल का आप हमको 50,000 रुपए दीजिए। जमींदार बोला ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं। साल का ये निर्धारित हो गया 50,000 रुपए देना। उसके बाद क्या हुआ, राजा यहां का जो जमींदार है वो निर्धारित करता था कि यहां के इस गांव में रहने वाले किसानों को या इस गांव में रहने वाले किसानों से कितना कर लिया जाएगा, किसको जमीन दिया जाएगा, किसको जमीन नहीं दिया जाएगा, किसको ज्यादा दिया जाएगा, किसको कम दिया जाएगा, ये जमींदार ही निर्धारित करता था। तो राजा के लिए क्या सहूलियत हुआ, इस 20 गांव में राजस्व निर्धारित करना, कर निर्धारित करना और कर उनसे इकट्ठा करना, इन दोनों की जिम्मेदारी हट गई। वो 20 गांव में सिर्फ एक आदमी को जानता है, वो है वहां का जमींदार, जिनसे उनको पता इतना मेरे को इतना पैसा लेना है। तो आप ही को बताऊंगा कि आपको 100 लोगों से पैसे वसूलना है, मैं बोला 1 लाख रुपए आपको 100 लोगों से वसूलना है, और मैं बोला 1 लाख रुपए एक ही आदमी से वसूलना है। आप भी बोलोगे नहीं मैं एक ही आदमी से 1 लाख रुपए वसूलूंगा, आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं सबसे अपन 1-1 हजार रुपए वसूलेंगे, ये तो बहुत मुश्किल टास्क हो गया। राजा के लिए बहुत अच्छा होता था। तो बिंबाजी भोसले ने, इनके कार्यकाल के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा कार्यकाल था, इनके समय को हम पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं। उन्होंने जमींदारी प्रथा प्रारंभ की, यह राजा का अप्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन क्षेत्र आता था। हाँ भाई, लेकिन ये जो जमींदार है ये राजा को कुछ भी नहीं दूंगा ऐसा नहीं कह सकता था, ये राजा के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता था। हाँ, ये जमींदारी जो पद था बाद में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी मैं बता दूं ये जो जमींदारी पद था वो वंशानुगत होता था। तो दोस्त, वंशानुगत मतलब जमींदार का बेटा जमींदार, जमींदार का बेटा जमींदार, जमींदार का बेटा जमींदार, ऐसे ही होता, वंशानुगत है। ऐसा नहीं राजा निर्धारित करेगा इस साल ये जमींदार है, अगले साल कोई और जमींदार है, ऐसा नहीं होता था, फिक्स था। यह पद वंशानुगत कहलाता था। क्लियर है। अगर गांव के लोगों के मध्य, मान लो गांव में रहने वाले 2-3 लोगों के मध्य विवाद हो गया, तो वो वहां तो 20 गांव का एक जो जमींदार है वही छोटे मोटे जो मामले होते थे उसको जमींदार ही निपटाते थे, उनका सॉल्यूशन उस जमींदार के माध्यम से ही हो जाता था। हाँ, अगर मामला बहुत बड़ा होता था तभी कहीं इस क्षेत्र में रहने वाला जो व्यक्ति है वह राजा के पास जाता था। मान लो जाए मैं मान लूं ये राजा है और उनके अधीन आने वाला क्षेत्र है, अगर मामला जब बहुत बड़ा बढ़ जाता था तब यहाँ के मामले को यहाँ ले राजा के पास ले जाया जाता था, अन्यथा मामले का वही निपटारा जमींदार कर देता था। इस प्रकार जमींदारी प्रथा थी, मतलब जमींदार के पास 2 मामले आ जाते थे, एक तो शांति व्यवस्था, छोटे मोटे शांति व्यवस्था का निपटारा भी कर लेता था, और साथ ही साथ उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर निर्धारण करने का अधिकार होता था। तो इतना अगर जमींदारी क्षेत्र हो गया तो राजा का लगभग 20% जो काम है वो आसानी से हो जाता था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, सबसे पहले जमींदारी जो क्षेत्र बनाए गए वो है राजनांदगांव और खुज्जी मराठा शासन काल में। बाद में बढ़ते बढ़ते तो छोटे मोटे करके अगर सही मायने में बताऊं तो जो जमींदारी है लगभग 123 के आसपास जमींदार, जब अंग्रेजी सत्ता यहाँ अब स्थापित होती है, मतलब मराठा शासन व्यवस्था स्थापित होने के लगभग 100 सालों बाद लगभग 123 अलग अलग छोटे मोटे जमींदारी क्षेत्र हो जाते हैं। तो मैं ये समझूंगा कि आप जमींदारी क्षेत्र समझ चुके हैं। अब आते हैं हम अपने खालसा क्षेत्र के बारे में। खालसा क्षेत्र में क्या था, खालसा क्षेत्र में क्या होता था, खालसा क्षेत्र में छोटे छोटे गांव आते थे दोस्त, ये 2 छोटे छोटे बहुत सारे गांव आ गए। यहाँ गांव पे राजा का प्रत्यक्ष शासन होता था। राजा का जो प्रतिनिधि रहता था वो गांव का कर, हर एक गांव में जो किसान होते थे, जो कृषक होते थे, उनका जो कर निर्धारण है वह राजा के प्रतिनिधि ही करते थे। तो शुरुआत में तो बिंबाजी भोसले के समय में तो यही व्यवस्था चलते रहा। उन्होंने परगना पद्धति लागू करना तो चाहा, परगना पद्धति सूत्रधार इन्होंने ही किया था, बट इनके द्वारा इसको लागू नहीं कर पाया।
पढ़े हैं आप पिछले लेक्चर में। उसके बाद चिमणा जी का कार्यकाल तो बस आप गिनती में रखो, क्योंकि सीजीपीएससी में आया हुआ था इसलिए मैं यहां पे लिखा हुआ हूं। अगला हमारा राजा आता है, शासन आता है व्यंकोजी भोसले का। जब व्यंकोजी भोसले का शासन आता है तो इनके द्वारा आप सुने होंगे सूबा शासन प्रारंभ किया, पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। यदि ये सूबा शासन प्रारंभ करते हैं तो सूबा शासन में क्या होता है, ये सूबेदार नियुक्त करते हैं। देख इनके समय में कुल 8 सूबेदार नियुक्त हुए। एक सूबेदार का नाम था जिनका नाम था विट्ठलराव दिनकर। विट्ठलराव दिनकर, विट्ठलराव दिनकर। इनके पहले एक और सूबेदार था जिनका नाम था महिपत राव दिनकर। अब हुआ क्या दोस्त, बिंबा जी का जो 30 साल का कार्यकाल था बहुत अच्छा कार्यकाल था, बहुत अच्छा आय प्राप्त होता था। बिंबा जी भोसले की मृत्यु होने के बाद यह क्षेत्र व्यंको जी के अंतर्गत आ गए। व्यंको जी शासन करना नहीं चाहता था, तो शासन नहीं करने के कारण क्या हुआ, वो प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाह रहे थे, सूबेदार नियुक्त किए। महिपत राव दिनकर जब यहां शासन करने आया तो इस क्षेत्र के आय में बहुत कमी देखी गई, तो इनको सूबेदार के पद से इनको हटा दिया गया। अगला सूबेदार जब विट्ठलराव दिनकर जब नियुक्त होकर आया तो विट्ठलराव दिनकर ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, अरे ऐसा क्या था बिंबा जी भोसले के समय में जो इतना अच्छा आया आता था। तो इनको लगा कि इनके द्वारा जो परगना पद्धति का जो विचार रखा गया था मेरे को उसको लागू कर देना चाहिए। और इनके विट्ठलराव दिनकर के समय में, या आप कहेंगे विट्ठलराव दिनकर ने राजा व्यंकोजी भोसले के समय के शासन के समय इस क्षेत्र में परगना पद्धति लागू कर दिया। अभी ये जो मैं लाइन बोला हूं ये कम से कम सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में कम से कम 20 बार पूछा जा चुका होगा इस 20 साल में, मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। कि लागू किन्होंने किया, विट्ठलराव दिनकर ने। किनके शासनकाल में लागू हुआ, व्यंकोजी भोसले। उनके सूत्रधार कौन है परगना पद्धति के, बिंबा जी। अब परगने को समझना प्रारंभ करने से आपको पहले समझना था, इस विट्ठलराव दिनकर ने क्या किया, परगना पद्धति लागू करने से पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ है 36 अलग अलग गढ़ों में विभाजित था। गढ़ मतलब बहुत बड़ा कोई किला वगैरह मत समझना, गढ़ मतलब होता है क्षेत्र। जैसे 36 तहसील समझ लो आप, एक क्षेत्र जैसे तहसील अपने आप में एक क्षेत्र होता है, वैसी छत्तीसगढ़ में विभाजित है। तो इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के स्थान पर 27 परगने बनाए। इस बात को ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ों के आधार स्थान पर 27 परगने बनाए। ऐसे आप मान सकते हो दोस्त, कुछ कुछ गांवों को मिलाकर ऐसे परगने बनाने प्रारंभ कर दिए। इसको ऐसे ऐसे मिलाकर ऐसे परगने बनाने शुरू कर दिए, ऐसे परगने बनाने शुरू कर दिए। ऐसा बहुत सारे ऐसे परगने बनते चले। अलग अलग क्षेत्र है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो, अलग अलग क्षेत्र है। माफ करना, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा सा जगह बचा के रखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम परगने परगने की बात करेंगे तो देख लेते हैं हम अपने 27 परगने, यहाँ तक आपको मिल जाएंगे ये 27 परगने। नंबरिंग करना आप कर भी सकते हो, जैसे कि मैं बोलूँ ये एक परगना हो गया, ये 2 परगना है, 3 4 5 ऐसे ऐसे चलते गया। ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये मान लो जाए 26, ये हो गया 27, कुल 27 परगने बनाए। ये संख्या भी याद रख। अच्छा, परगने में होता क्या था दोस्त, ये परगने में क्या होता था, मान लो जाए ये परगना है, इस परगने के अंतर्गत, इस परगने के जो अंतर्गत है और बहुत सारे गांव होते हैं। गांवों की संख्या फिक्स नहीं है, कहते हैं कि किसी परगने में 130 गांव भी होते थे, किसी परगने में 70 गांव भी होते थे। मैं मान ले जाए ये एक परगना है, एक परगने के अंतर्गत क्या हो गया, बहुत सारे गांव हो गए। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ते जो खालसा जो क्षेत्र था, खालसा क्षेत्र परगनों में बटा हुआ था। अभी भी एक जगह और बाकी है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूंगा कि ये वाला जो आपका ये एक परगना है, परगने के अंतर्गत अब बहुत सारे गांव हैं, तो एक परगने के अंतर्गत इनका एक ऑफिस होता था। समझ लो ऑफिस, जैसे एक तहसील क्षेत्र है, आरंग अपने आप में एक तहसील है। आरंग तहसीली क्षेत्र के अंतर्गत मैं मान लूं जाए कि अभी लगभग 45 गांव आ रहे हैं, तो 45 गांव का तहसील मुख्यालय कहाँ पे है, आरंग में। वैसे इस परगने का एक मुख्यालय होता था, एक मुख्यालय। उस मुख्यालय में बहुत सारे अधिकारीगण बैठते थे, जैसे कोई परगने का प्रमुख होता था, कोई खजाने का प्रमुख होता था, कोई कर निर्धारण करने वाला होता था, कुछ इस प्रकार। अभी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये जो ऑफिस होता था, या इसी बोलते हैं परगने के पदाधिकारी गण,
कौन कौन थे, क्या क्या होते थे, क्या क्या पद में क्या क्या नाम होता था, उसको चर्चा करेंगे। तो ये मैं बताने का मतलब है जो खालसा क्षेत्र था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था परगने। जो खालसा क्षेत्र था परगनों विभाजित था, कुल 27 परगने थे। ऐसा करने वाला था विठ्ठलराव दुनकर नामक सूबेदार। अच्छा, अब अगर हम इसमें चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा जो खालसा क्षेत्र है, खालसा क्षेत्र में एक और क्षेत्र बांटा गया बाद में, कैप्टन सैंडिस आया था, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पे एक क्षेत्र रहता था, उसको कहा जाता है ताहुतदारी क्षेत्र। ताहुतदारी क्षेत्र। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई, ये ताहुतदारी क्षेत्र क्या होता है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि कुल कितने ताहुतदारी क्षेत्र हुए थे। पूरे अगर मैं बात करूं मराठा काल से लेकर हमारे आजादी तक कुल 7 ताहुतदारी क्षेत्र थे। वो 7 ताहुतदारी क्षेत्र कौन कौन से थे याद रखना। नंबर 1 था लोरमी, एक था आपका तरेंगा, और एक था आपका लवण, और एक था आपका सिरपुर, एक था आपका खल्लारी, एक था आपका संजारी, और एक था आपका सिहावा। सबका मैं ईयर भी लिखाऊंगा, आपको ईयर भी याद रखना है, और किसके शासनकाल में हुआ इसको भी आपको याद रखना रहेगा। चलो, तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं इसमें, ये जो आपको समझना जरूरी है कि ताहुतदारी क्षेत्र क्या होता था। अब हुआ क्या, जैसे कि अंग्रेज अधिकारी लोगों का अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था आया फ्रॉम 1818 से लेकर 1830 तक। बहुत सारे ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए, उनमें से एक ब्रिटिश अधीक्षक थे, 6वें नंबर के जो ब्रिटिश अधीक्षक थे, 6वें कहना गलत होगा, 4थे नंबर के ब्रिटिश अधीक्षक थे, जिसका नाम था कैप्टन सैंडिस बहुत अच्छा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसा बड़ा क्षेत्र मान लो जाए कि एक जंगल, आप कभी जंगल जाते हैं तो देखे होंगे, जंगल जब आप पहुंचने लगते हैं तो बंजर भूमि शुरू हो जाता है। मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटे मोटे पेड़ उगे, एकदम से ना ही जंगल आता है और ना ही एकदम से वहां पे कृषि भूमि होता है। देखे होंगे छोटे मोटे पेड़ पड़े रहते हैं, जो जमीन रहता है कभी ऊपर कभी नीचे, पठार बनना, पाट प्रदेश बनना, मैदान बनना, ऐसा चलते रहता है, ऊपर नीचे चलते रहता है। तो वहां पे क्या होता, किसी भी प्रकार का उपज नहीं होता था। तो सैंडिस ने क्या किया, सैंडिस ने बोला मान लो जाए ये इतना बड़ा क्षेत्र है, 5-6 गांव मिलाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बंजर पड़ा हुआ है, मान लो जाए उदाहरण बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत 5-6 गांव आते हैं, 5-6 गांव आते हैं और ये बंजर पड़ा हुआ है। तो सैंडिस ने बोला हम किसी व्यक्ति को इनको ठेके पे दे देते हैं। कितने साल के लिए ठेके देते थे, कम से कम 4 या 5 साल के लिए ठेके पे दे देते हैं, और जिसको ठेके पे देंगे वह कहलाएगा, जो ठेका लेगा वह कहलाएगा ताहुतदार, और यह क्षेत्र कहलाएगा ताहुतदारी क्षेत्र। मान लो जाए मैं बोला लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार सुने होंगे, जंगली इलाका आता है। लोरमी क्षेत्र को किसी व्यक्ति को हम कृषि करने के लिए 5 साल के लिए लीज पर दे दिए, 5 साल के लिए लीज पर दे दिए, वो कहलाया ताहुतदार। अब ताहुतदार को क्या फायदा यहां पे, ताहुतदार को यह कहा जाता था, देख भाई ये तो बंजर भूमि है, आप यहां पे कीजिए खेती, जमीन को बराबर बनाइए, उपजाऊ भूमि बनाइए। हाँ, अगर आप अभी उपजाऊ भूमि बनाओगे तो हो सकता है आपका उत्पादन ना हो सकता है उत्पादन से ज्यादा आपको लागत आ जाए। तो आप क्या करना, 4 या 5 साल तक मेरे को थोड़ा भी टैक्स ना देना या ऐसा भी कहा जाता था 2 साल तक थोड़ा भी मत देना, और अगले 2 साल तक मात्र आप उसमें का कुछ कुल उत्पादन का 10% दे देना, थोड़ा बहुत। ताहुतदार को लगता था यार 4 साल में थोड़ा बहुत तो मैं कमा ही लूंगा, ताहुतदार का भी फायदा हो जाता था, और प्रशासन के लिए अच्छा ये होता था कि वह एक 4-5 साल में उपजाऊ क्षेत्र बन जाता था, 4-5 साल में एक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता था। हाँ, 5 साल बाद वो क्षेत्र उसी को दिया जाए या किसी और को दिया जाए ये फिक्स्ड नहीं होता था, यह क्षेत्र किसी और को दिया जा सकता था, यह कहलाता था ताहुतदारी क्षेत्र। मतलब जो बंजर भूमि था उसको कृषि उपजाऊ भूमि बनाने के लिए ताहुतदारी क्षेत्र लाया गया कैप्टन सैंडिस के द्वारा। मैं अभी लिख के दूंगा, क्लियर है। तो सबसे पहले लोरमी व तरेंगा ताहुतदारी क्षेत्र बनाए गए, उसके बाद जो और 3 ताहुतदारी क्षेत्र बने, लवण और सिरपुर बने 2, उसके बाद एक साथ बने आपके 3 बने आपके खल्लारी, संजारी और सिहावा, 3 और बाद में बनाए गए।
ये ताहूतदारी क्षेत्र है, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बता दूं, ये जो ताहूतदारी क्षेत्र है वह स्वयं खालसा क्षेत्र कहलाता था। मतलब जो आपका खालसा क्षेत्र था वह परगनों में और ताहूतदारी क्षेत्र में बटा हुआ था, और जमींदारी जो क्षेत्र होता था वह अपने आप में बिल्कुल अलग होता था, वह जमींदार के अधीन होता था। हाँ, ये भी मैं बता दूं, ये जो जमींदारी जो पद था वह वंशानुगत था। जमींदारी पद जो होता था वो वंशानुगत था, लेकिन जो ताहूतदारी जो क्षेत्र है वह वंशानुगत नहीं था। यह बात को आपको याद रखना है, यह वंशानुगत नहीं था। मतलब ताहूतदार का बेटा ताहूतदार, ताहूतदार का बेटा ताहूतदार, ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं था। 5 साल बाद किसी और को ताहूतदार बनाया जा सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होता है। मेरे को आपको समझाने का यही एक उचित तरीका लगा और शायद तक मैं आपको समझा पा रहा हूं। मैं बता दूं दोस्त, मिनिमम चाहे सीजीपीएससी प्री हो या आपका व्यापम का एग्जाम हो, एक प्रश्न इस मराठा शासन पद्धति से आना जरूरी है। और इस साल भी सीजीपीएससी प्री 2019 में यहां से प्रश्न पूछा गया था। खैर, तो यहां का प्रमुख कौन हो गया? ताहूतदार। यहां का प्रमुख हो गया जमींदार। अब प्रश्न बनता है, सर यहां का प्रमुख क्या है? आपकी ये बात तो समझ में आ गया, इतने बड़े का सबसे प्रमुख कौन हुआ? राजा। राजा के अधीन कौन रहेगा? एक यहाँ का परगने का अधिकारी। अलग से हम चर्चा करेंगे परगने का अधिकारी क्या होता था। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, यहाँ पे एक गांव है, एक गांव मतलब परगने के अंतर्गत एक गांव को मैं बाहर निकालता हूं, ठीक है। अगर एक गांव को बाहर निकालते हैं तो मराठा शासकों ने क्या किया था, गांव के अंतर्गत कुछ शासकीय पद निर्धारित किए हुए थे, कुछ शासकीय पद निर्धारित किए गए थे। वो शासकीय पद क्या होते थे? जैसे कि अगर उस शासकीय पद की बात करेंगे तो वो क्या होता था, जैसे कि एक पद निर्धारित किया गया था जिसका नाम था गौटिया, या एक पद होता था जिसका नाम था पटेल। नंबर तीसरा एक होता था जिसका नाम रहता था चौहान, एक पद रहता था जो रहता था चौहान, और चौथा रहता था, इसका नाम रहता था कोतवाल। चौहान और ये सब सरकारी पद है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब में ही लोग। गोटिया, पटेल, चौहान और कोतवाल। ये गांव में शासन व्यवस्था ऐसे चलता था, ठीक। मैं याद रखना, मैं ये वाला पद अभी छोड़ रहा हूं, है ना। परगने के अधिकारी गण को हम अगले डायग्राम में देखेंगे। चलो तब समझना शुरू करते हैं। मान लो जाए कोई गौटिया है, तो जो गांव में जो गौटिया है, आज भी आप सुनते होंगे गांव में किसी को बोलते हैं और गा गौटिया, कहाँ जाता गा गौटिया, प्रणाम करते हैं गौटिया बोल के। तो गौटिया अपने आप में एक पद था। कैसे पद हुआ? ये जो गौटिया है, गौटिया होता है यह गांव का कर निर्धारक होता था। गांव का ये होता था कर निर्धारक, इसको गांव का कर निर्धारक कहते थे। कैसे गांव का कर निर्धारक कहते थे, इसको भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात कर दूं कि मान लो जाए यहां पे अभी एक पद पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा, इस परगने में बैठने वाला एक व्यक्ति रहेगा बरार पांडे। कौन रहता था? बरार पांडे। जैसे अभी मई का माह आ रहा है, मई समाप्त हो रहा है, जून आने वाला है, वर्षा होने वाला है दोस्त। तो यहां से बरार पांडे उठकर क्या करता था? गांव जाता था। एक तो गांव जाता था, समझो तहसीलदार है, एक तहसीलदार है, वो गांव चले गया एक दिन घूमने के लिए, अपना गांव चले गया। एक कोई भी गांव चले जाता था, अपना गांव नहीं जाता था, उसके अंतर्गत आने वाले एक गांव चला जाता था। एक गांव गया, गांव जाता था, गांव में क्या करता था, सबको बता दिया जाता था कि आज बरार पांडे आने वाला है, परगने से आज बरार पांडे आने वाला है। बताने का जिम्मेदारी गोटिया को रहता था कि भैया सबको बता दो। बढ़िया गांव में जो बैठने का बढ़िया जगह रहता था वहां सब बैठ जाते थे। इधर बैठता था आपका गोटिया, और बगल में बैठता था बरार पांडे। गोटिया रहता था, और पूरा जो कृषक वर्ग है वो इधर सामने बैठता था, सामने कृषक वर्ग बैठता था। अब होता क्या था, वही खाता निकाला जाता था। मान लो जाए यहां से गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम है समारू नाम दिया गया, तो समारू खड़े हो गया। अब होता क्या था कि उस समारू को बोला गया कि हाँ भैया, ये गौटिया बताता था बरार पांडे, ये समारू बहुत अच्छा किसान है, ये ऐसा खेती करता है, बढ़िया अच्छा किसानी करता है। इसको हम क्या करते हैं, इस वाले क्षेत्र का हम ये जो मटासी वाले जो एरिया है, उस एरिया का 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए दे देते हैं। तो इसको 5 एकड़ जमीन, समारू नाम के व्यक्ति को 5 एकड़ जमीन, मतलब गौटिया और बरार पांडे के सामने किसी को जमीन दिया जाता था, और एक पटेल रहता था बगल, उसमें लिखते रहता था कि समारू को इस एरिया का 5 एकड़ जमीन दे। अब देखो दोस्त, आज आप देखते होंगे कि आज हमारे नाम पे जमीन होता है, मेरे नाम पे भी जमीन है, आपके भी नाम पे होगा जमीन, ऐसे जमीन का बंटवारा है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये जो पूरा ये जो जमीन है सिर्फ एक व्यक्ति का होता था, वो था राजा।
समझो बाकी जो स्थानीय जो लोग होते हैं, जो कृषक होते हैं, उनको तो सिर्फ जमीन दिया जाता था खेती करने के लिए, 1 साल के लिए लीज पर। समझो रेखा अधिया में लेते थे कृषक लोग, उनके पास 1 बीघा जमीन नहीं होता था, एक थोड़ा सा जमीन नहीं होता था। राजा अगर बोल दे उसको मैं जमीन नहीं दूंगा तो उसको जमीन ही नहीं देंगे, पहले राजाओं का जमीन होता था। इसीलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के पश्चात ये जो राजा का बेटा राजा सब वाला पद्धति समाप्त हुआ और जो जमीन जो आम जनता को मिला है, तो कभी कभी अंग्रेजों को आने को कुछ कारणों से पॉजिटिव वे में भी लिया जाता है ना। तो प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता था, लीज पे दिया जाता था। तो गौटिया जो होता है बरार पांडे के साथ बैठकर गांव के लोगों का कर निर्धारण करता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गांव का कर निर्धारक। क्या बोला गया है, गांव का कर निर्धारक। ये इन्हीं को गांव का पुलिस भी कहा जाता था। जो गौटिया होता था गांव का पुलिस होता था। पुलिस क्यों होता था दोस्त, पुलिस क्यों होता था, जैसे शांति व्यवस्था बनाने के लिए, गांव की शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी इस गौटिया को दी जाती थी। और पुलिस के पश्चात ये एक मजिस्ट्रेट भी होता था। गौटिया अपने आप में एक मजिस्ट्रेट भी होता था। मजिस्ट्रेट मतलब जज होता था। जैसे 2 लोग लड़ाई हो गए, वो अपना बात बताया, वो अपना बात बताया, ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर दोनों अपना अपना बात बता दिए तो फिर वो निर्णय कर देता, हाँ भाई इसको 500 रुपया दंड और इसको माफ किया जाता था। तो गौटिया एक मजिस्ट्रेट कहलाता था। तो गौटिया बहुत बड़ा, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में था। ये जो गौटिया था अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता था, ये एक गवर्नमेंट जॉब में था। आप ऐसा कह सकते हो, गवर्नमेंट मतलब जो शासन चला रहा है, शासन कौन चला रहा है, राजा चला रहा है। तो याद रखना, 4 पॉइंट याद रखना। ये गांव का कर निर्धारक था, पुलिस के पद भी इन्हीं का था, मजिस्ट्रेट भी था, गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास थी, गौटिया के पास थी। तो इनको कोई सैलरी नहीं देते थे। राजा लोग क्या करते थे, ये राजा लोग इनको गांव के कुल कृषि भूमि का 1/8 हिस्सा, अगर पूरे गांव के जमीन को 8 हिस्से में बांट दो तो उसका 1 हिस्सा गौटिया को दे दिया जाता था। ये भाई गौटिया, आप इतना सारा अच्छा काम कर रहे हो, तो इतना जमीन आप रखे होगे, तो आप क्या करना कि आप ये जमीन आपका रहेगा, खेती किसानी आप करना, और बाकी जमीन पे आप गांव वाले को खेती करना। और उससे जो साल के अंत में, मतलब जैसे खेती होने के बाद उनसे पैसा जब वसूला जाता था, तो उसको आप राजा के कोष में लाके जमा कर देना। ऐसा इनका काम दिया जाता था। अच्छा एक बात बताऊं, एक गौटिया को जो जमीन दिया जाता था, गौटिया को उसमें थोड़ा भी काम नहीं करना पड़ता था। क्यों नहीं करना पड़ता था, क्योंकि गांव के जो मैं कृषक वर्ग बोले हूं, सब उनका काम कर देते थे। उनका खेती का बुआई कर देते थे, जुताई कर देते थे, पूरा धान का मिसाई कर देते थे, गौटिया के घर में लाके धान को रख भी देते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि सबको गौटिया से बना के रखना है, क्योंकि वो जज है, वो पुलिस है, वो कर निर्धारक है, तो गौटिया बना के रखने के लिए। और ये पद, जो गौटिया का पद था, वो वंशानुगत था। गौटिया का बेटा गौटिया, गौटिया का बेटा गौटिया, गौटिया का बेटा गौटिया। इसीलिए तो दोस्त आज गौटिया मतलब बोलते ऐसा लगता है ना जैसे बहुत बड़ा उनके पास जमीन जायदाद होगा। क्यों होगा, जब अंग्रेज आए तो मराठा काल में जो इनको 1/8 जमीन दिया गया था, वो सीधा का सीधा गांव का 1/8वां हिस्सा किसके पास चले गया, गौटिया के पास चले गया। तो गौटिया के पास बहुत जमीन हो गया, बहुत पैसे हो गए। तो आज भी देखेंगे आप बोलते हैं किसी को और का गौटिया, तो गौटिया वाला काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पूर्वज कभी ना कभी गौटिया रहे होंगे, उनके पापा रहे होंगे, उनके पापा तो नहीं लगता है मेरे को, उनके दादा या परदादा ना गौटिया रहे होंगे, इसलिए वो गौटिया वाला काम चल रहा है। तो ये है किसके बारे में, गौटिया के बारे में। अगला हम किसके बारे में बात करेंगे, पटेल के बारे में। पटेल जो होता था वह कर वसूलने वाला होता था, कर वसूलने वाला। कैसे कर वसूलने वाला दोस्त, अभी मैंने बताया मई जून में सब गांव-गांव में जाकर बरार पांडे और गौटिया मिलकर कर निर्धारित कर देते थे। समारू 5 एकड़ जमीन, और समारू के नाम पे अगर 5 एकड़ जमीन है तो समारू जब खेती करेगा, जनवरी में पूरा मिसाई करके धान उसके घर में आएगा, तो लिखा रहता है कि समारू 2 गाड़ा धान हमको देगा। तो 2 गाड़ा धान वसूलेगा कौन, पटेल। समारू घर जाएगा, हाँ भाई 5 गाड़ा धान, 2 गाड़ा धान देना था ना, 2 गाड़ा धान दे दो। तो 2 गाड़ा धान लेने का जिम्मेदारी किसका, पटेल। इनको भी कुल कुछ हिस्से, कुछ जमीन इनको दे दिया जाता था। लगभग 1/16 हिस्से, जो गांव के कुल जमीन का 1/16वां हिस्सा पटेल को दे दिया जाता था। चौहान, वैसे बीच बीच में इसको बदलते रहे हैं और अलग अलग राजा लोग इस सब प्रावधान को बदलते भी रहे हैं। अगर चौहान के बारे में बात करें, यह गांव का रक्षक होता था, गांव का रक्षक। गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती थी चौहान के पास, कि कोई बाहरी व्यक्ति
अवांछनीय तरीके से गांव में प्रवेश न करे, या मान लो जाए कभी परगने के कमाविजदार बरार पांडे, पंडरी पांडे कभी किसी गांव में जा रहे हैं तो उनको रहने का व्यवस्था करना, उनके खाने पीने का व्यवस्था करना, सोने का व्यवस्था करना, ये सब काम किसका रहता था? चौहान। और जो कोतवाल रहता था वो कोतवाल रहता था पहरेदार। कोतवाल क्या रहता था? पहरेदार। ये गांव का पहरा देता था। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे जब हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पे कोई ना कोई पहरा देने वाले रहते हैं, रक्षक रहते हैं, वो सीटी बजाते रहता है, डंडा पीटते रहता है, हमको लगता है वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। उसी प्रकार ये गांव की सुरक्षा करता था। तो गांव में दोस्त ये 4 पद होते थे, एक गौटिया, एक पटेल, एक चौहान और एक कोतवाल। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको जानने वाली बात है कि ये जो चारों के चारों जो पद होते थे यह वंशानुगत होते थे। क्लियर है दोस्त? ये गांव के बारे में हो गया। परगने के अंदर जो एक गांव आता था उसके पदों के बारे में हो गया। अच्छा, ये जो मैं बताया हूं याद रखना कि कुल सात आपके ताहूदारी क्षेत्र बनाए गए थे। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो लोरमी और तरेंगा है ये सबसे पहले ताहूदारी क्षेत्र बनाए थे। और ये ताहूदारी क्षेत्र बनाया गया था कैप्टन ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिस के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिस। मतलब इनका जो कार्यकाल था 2825 ईस्वी से लेकर 2828 ईस्वी तक। क्लियर है? उसके बाद 2 और ताहूदारी क्षेत्र बनाए गए। मराठा पुनः भोसला शासन जब प्रारंभ होता है, मतलब राजा का नाम था रघुजी तृतीय के समय। रघुजी तृतीय के समय इनका काल प्रारंभ होता है 1830 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी तक। और बाद में दोस्त जब रघुजी तृतीय का शासन समाप्त होता है और हड़प नीति के तहत जब मराठा शासन ब्रिटिश राजाओं के अधीन आता है, उस समय मतलब जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्थापित होता है उस समय भी छत्तीसगढ़ में 3 ताहूदारी क्षेत्र बनाए जाते हैं। एक खल्लारी, एक संजारी और एक है सिहावा। मतलब मैं आपको बता दूं 1854 से लेकर आपका 1947 आपका भारत या आप कहें आपके छत्तीसगढ़ के आजाद होते तक। क्लियर है? तो इस प्रकार हमारे आते हैं ताहूदारी क्षेत्र। तो याद रखना खालसा क्षेत्र के 2 हिस्से थे, एक परगना पद्धति चलता था, एक ताहूदारी क्षेत्र था। खालसा से बाहर जो क्षेत्र था वो जमींदारी था। जमींदारी में जो प्रथा थी वो वंशानुगत थी। ये चारों पद वंशानुगत था, लेकिन ताहूदारी क्षेत्र वंशानुगत नहीं था। हमारे अब अगला चर्चा का जो विषय रहेगा वह हम पढ़ेंगे अपने इस परगने के बारे में कि ये जो एक परगना है उस परगने में कौन कौन अधिकारी गण होते थे। क्लियर है दोस्त? तो अब देखते हैं हम परगना के अधिकारी। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं, मैंने बोला ये जो एक परगना है, परगना में अधिकारी गण होते थे। क्यों अधिकारी गण होंगे? उसके अंतर्गत इतने सारे जो गांव हैं उसमें राजस्व इकट्ठा करने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पे अधिकारी गण नियुक्त किए थे मराठा शासक लोग। तो इनके अधिकारी गण कौन कौन होते थे दोस्त? सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा परगने के बारे में, तो ये जो परगने का जो प्रमुख होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परगने का जो मुखिया होता था उसका नाम था कमाविसदार। क्या था? कमाविसदार। याद रखना दोस्त, यही जो कमाविसदार है, जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था आएगा तो इसी कमाविसदार को नायब तहसीलदार का पद दिया जाता है। इसी कमाविसदार को, जो आज भी वो प्रथा चल रही है, मतलब आज जो नायब तहसीलदार है तत्कालिक समय के आप उसको कमाविसदार कह सकते हैं। तो परगने का जो मुखिया होता था, प्रमुख होता था, वह क्या है आपका? कमाविसदार। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे परगने का लोक लेखा एक अधिकारी, जो अकाउंटेंट होता था परगने का, उसका नाम था फडणवीस। उसको कहा जाता था फडणवीस, लोक लेखा अधिकारी। उसी प्रकार परगने में, इस पूरे एक परगने हैं, परगने के अंदर मान लीजिए 130 गांव हैं। अब इसमें हिसाब रखना है कि कितना पैसा आया और इस परगने में कितना पैसा व्यय हुआ। तो परगने की आय व्यय की जो जानकारी रखता था उसका नाम होता था बड़कर। क्या नाम रखा जाता था? बड़कर। परगने की आय व्यय की जानकारी रखने वाला। अच्छा, खजाने का जो प्रमुख होता था, खजाने का जो बैंकर कह सकते हैं, जो खजाने को देख रेख करता था, या गांव का राजस्व अभिलेख तैयार करने वाला कि भाई इतना बड़ा गांव है,
जैसे पटवारी होता है, पटवारी एक पद होता है ना, वो गांवों का राजस्व अभिलेख तैयार करता है, उसको सब पता रहता है किधर कितना जमीन है, किसके नाम पर है, कब बंटवारा हुआ, सब काम पटवारी करता है। तो गांव का जो राजस्व अभिलेख तैयार करता था या जो खजाने का प्रमुख होता था, उस व्यक्ति का नाम होता था पोतदार। तो इसके पोतदार के दो पद हैं, एक बैंकर है, खजाने का प्रमुख है, नंबर 2 गांवों का राजस्व अभिलेख तैयार करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर निर्धारण करने वाला, गांव का कर निर्धारण करने वाला, कृषकों का कर निर्धारण करने वाला, अभी अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया हूं, बरार पांडे। मैंने बताया दोस्त कि जो बरार पांडे है, यही मई जून के महीना में एक गांव में जाता था, गौटिया के साथ बैठता था, गांव में सभा आयोजित की जाती थी और प्रत्येक किसानों को उसका जमीन निर्धारित किया जाता था, वो जमीन के बदले कितना कर देगा यह भी निर्धारित किया जाता था। हाँ, अगला हमारा है मादक द्रव्यों का हिसाब कितना रखने वाला, इसको कहा जाता था पंडरी पांडे। ये सिर्फ मादक द्रव्यों का हिसाब किताब रखता था कि कितने मादक द्रव्य कहां से आए हैं, कितने बिके हैं, उनसे कितने पैसे राजस्व का मुनाफा हो रहा है, कुछ इस प्रकार। तो ये है परगने के अधिकारी गण। हाँ, इससे ज्यादा अगर आप और पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं दोस्त, आप संदर्भ छत्तीसगढ़ का बुक रखिएगा, आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी का, उसमें और बहुत सारे अलग अलग पद है। सभी चीज़ों को एक साथ वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाना मुश्किल है, तो मैं आपको एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया हूं कि क्या पढ़ना रहता है, तो आप उसको अपने बुक से पढ़िएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। इस स्ट्रक्चर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। चलो दोस्त, अगर हम बात करेंगे मराठा कालीन कर के बारे में अगर चर्चा करेंगे, जैसे आज भी है दोस्त, आज भी बहुत सारे कर है, जैसे इनकम टैक्स देते हैं हम लोग, जीएसटी है, वैट देते हैं हम लोग, है ना, तो इस प्रकार सर्विस टैक्स देते हैं। तो मराठा काल में भी बहुत सारे टैक्स होते थे। टकोली जो होता था वह होता था वार्षिक कर। क्या होता था? वार्षिक कर। वार्षिक कर मतलब साल में, जैसे एक किसान साल में जितना पैसा राजा के कोष में जमा करता था, क्योंकि किसान राजा के खेत में खेती करता था, उत्पादन करता था, तो साल में एक बार जो दिया जाने वाला टैक्स है वह है वार्षिक कर। जैसे हम लोग इनकम टैक्स जो पटाते हैं वो साल में एक बार दिया जाने वाला टैक्स है, उसको तत्कालिक समय में क्या कहा जाता था? टकोली। अगर हम बात करेंगे सायर जो होता था आयात निर्यात कर है, आयात निर्यात कर बोलता है, आयात निर्यात कर, या जिस प्रकार आज आप लोग उसी को शब्द को प्रयोग करते हैं जिसका नाम है चुंगी कर। क्या कहते हैं? चुंगी कर। जैसे आप कोई बाहर राज्य का व्यक्ति है, वो हमारे राज्य में, मराठा शासन राज्य में कुछ सामान बेचने आ रहा है, तो हम पहले उससे सामान हमारे राज्य में बेचने का क्या ले लेते थे? टैक्स ले लेते, उनके सामान को यहाँ बेचने का टैक्स ले लेते थे। तो इसी को बोला जाता था आयात निर्यात कर। क्लियर है? उसी प्रकार अब आता है कलाली। कलाली शब्द होता था मादक द्रव्यों पर या पदार्थों पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, है ना, जिसको आप लोग आज आबकारी कर कहते हैं, आबकारी कर कहते हैं। तत्कालिक समय में उसी को कौन सा कर कहा जाता था? कलाली कहा जाता था। अगला शब्द है हमारा पंडरी। अगर हम पंडरी के बारे में बात करें तो यह है गैर कृषिगत कार्यों पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। जैसे कि उदाहरण बताता हूं दोस्त, गांव में कृषक वर्ग है, साल में एक बार वो टैक्स देगा। अगर वो साल में एक बार टैक्स देगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टकोली कहते हैं। लेकिन गांव में क्या है, और भी बहुत सारे कर है, जैसे वहां पे बढ़ई है जो कृषि कार्य तो नहीं कर रहा है लेकिन उसको राजा को टैक्स देना है, राजा के कोष में टैक्स देना है। जैसे गांव में कोई कुम्हार है, कोई मोची है, इन लोग भी राजा को टैक्स देते थे। तो कृषि से अन्यत्र और कहीं पे अगर टैक्स लिया जाता था किसी गांव में तो वह कहलाता था पेंड्री, गैर कृषिगत कार्यों पर लिया जाने वाला कर। और सेवई का मतलब है, इसको बोला जाता है अन्य कर, बोला जाता है अन्य कर, या इसका दूसरा नाम है अस्थायी कर। जैसे उदाहरण बताता हूं आपको। मान लो जाए किसी गांव में मेला लगने वाला है। अब कोई जरूरी तो नहीं हर गांव में हमेशा मेला लगे। अचानक से किसी गांव में बढ़िया मेला लगा, झूला झूलने वाला आया, है ना, और जुलूस वाले आ गए हमको, है ना, हमको कुछ इस प्रकार का। तो बहुत सारे लोग आते हैं मेला में एंटरटेनमेंट कराने वाले। अब राजा उससे क्या लेगा? टैक्स लेगा। भैया यहाँ आए हो, लोगों से तुम पैसा कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो तो हमको भी दो। तो वो स्थायी है क्या? फिक्स था क्या? नहीं। तो इसको बोला जाता है अस्थायी कर। अगर इन सब से अन्यत्र और किसी प्रकार का कर
लिया जाएगा तो वो सब क्या कहलाएगा, सेवई। सेवई का एक परिभाषा और है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपराधिक प्रवृत्ति रोकने के लिए, बहुत बड़ा शब्द हो गया, मतलब जुर्माना, मेरे ख्याल से अब अच्छा लगा होगा, जुर्माना। आपराधिक प्रवृत्ति जो जुर्माना लगाया जाता है दोस्त, किसी व्यक्ति का कोई अपराध किया है, उसको 5 लाख रुपए का दंड दिया गया, तो क्यों लगाया गया 5, ताकि वो और ऐसा अपराध ना करे, इसलिए बोला जाता है आपराधिक प्रवृत्ति रोकने के लिए जो कर लिया जाएगा वह कहलाएगा सेवई। जैसे कोई अपराध कर दिया, मारपीट होगा, उसको 10 रुपए का जुर्माना लगा दिए, तो वो सेवई कहलाएगा, जुर्माने से जो पैसा आएगा वो सेवई कहलाएगा। तो सेवई के कई परिभाषा है, अन्य और बहुत सारे जो कर हैं वो सेवई है, अस्थायी कर है वो सेवई है, आपराधिक प्रवृत्ति रोकने के लिए जो जुर्माना लगाया जाता है वह क्या है, सेवई है। तो याद रखना मराठा कालीन जो कर है, टकोली, सायर, कलाली, पंडरी और सेवई, तो ये मराठा कालीन शासन पद्धति है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ सीजीपीएससी के मेंस के पेपर नंबर 3 में जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसमें मराठा कालीन शासन व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्त? तो मेरा ये जो वीडियो रहा मराठा कालीन शासन व्यवस्था से, मैं चाहूंगा इसको आप समझ और तब आएगा जब मेरा पिछला वीडियो आप छत्तीसगढ़ इतिहास का आप देखे होंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप अभी तक का जो ये सेशन चला है थ्योरी सेशन, इसके अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो इस लिंक, ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और तुरंत उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे मिल जाएगा। आप उसके बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन से उससे भी ज्यादा अगर लगता है जुड़े रहना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें डेली 30 क्वेश्चन डाला जाता है और उसके माध्यम से डेली बच्चों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो डेली क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ कल के क्लास में, तब तक के लिए आप कीजिए प्रैक्टिस और स्वस्थ रहिए। क्लियर है दोस्त? ओके, धन्यवाद।